नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें और उससे रिलेटेड फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। आज उससे रिलेटेड फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बनने वाले घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, जल्द ही शुरू करते हैं। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो इसका आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड है त्रिगुणोमेट्री लिखा जाता है और इसी से इसके बारे में पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। TRI इसका मतलब होता है तीन, GONO इसका मतलब होता है भुजा और METRY इसका मतलब होता है माप। जो फर्स्ट तीन है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, इसको अलग अलग करके हम देखें तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि तीन भुजाओं से बनी आकृति और उसके माप के बारे में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत तीन भुजाओं से बनी आकृति और उसके माप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो जैसे ही त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज हमारे पास कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। त्रिभुज का प्रकार, यानी कि हम इसे इंग्लिश में काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो त्रिभुज हमारे दो आधारित होते हैं, दो चीज़ों पर, एक भुजा पर आधारित होते हैं और एक कोण पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भुजा पर आधारित, बेस्ड ऑन साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल या फिर एसिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इसे बोलते हैं। दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा समबाहु त्रिभुज यानी इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि भुजा के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज हैं, यानी कि थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं हमारे पास भुजा के आधार पर, माने साइड के बेस पर। तो इसके बारे में हम एक एक करके चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसकी डिफिनीशन का अगर हम बात करें तो इसके हिंदी के जो नाम है उस नाम में ही इसका डिफिनेशन मिल जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि एसिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी इसको हम स्केलेन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार रुक जाइए था थोड़ा सा, अब ध्यान से देखिए, वहाँ हम बोल रहे थे कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषम बाहु यानी कि एसिमेट्रिकल या फिर स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु नाम से ही स्पष्ट है, विषम या मतलब कि कोई भी भुजा हो उसके आपस में बराबर नहीं होंगे, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, 3 या 4 लाइन का, और इसके बाद दूसरा वाला डिफिनेशन लिखिएगा कि जिस त्रिभुज के कोई भी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज के कोई भी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा बराबर है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसे लिखने के बाद भी 3 या 4 लाइन आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये तीसरा नंबर लिखिएगा, जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल और हिंदी में इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और नाम से यह स्पष्ट है समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब आप स्पेस जहां पर छोड़े हैं वहां पर हम जो फिगर बनाने जा रहे हैं उस फिगर को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पर आप पहले न जो पहला लिखे हैं डिफिनीसन उसका जो स्पेस छोड़े हैं वहाँ पर आप ये फिगर बना लीजिए। वहाँ पर हमारे पास जगह नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिख पाया, और आपके हम बोले थे कि 4 लाइन स्पेस छोड़ दीजिएगा, उस स्पेस पर यहाँ पर आप इसे राइट कर दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए, विषम त्रिभुज मतलब इसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। इस तरह से आप कट कर दीजिएगा, इसका यही पहचान है। और तीनों भुजाएं बराबर है मतलब कि ये तीनों लाइन जो है कट कर दीजिएगा 1 या 2 सिंबल से। उस हम समझेंगे कि आप इसी तरह से इसको दर्शाया जाता है कि इसका मतलब जो होगा वो समबाहु त्रिभुज का होगा। तो इस तरह से आप वहाँ पर जो स्पेस छोड़े हैं वहाँ पर ये बारी बारी से फिगर को नोट कर लीजिए। और अब हम देखेंगे कि कोण के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज होते हैं। तो लगातार देखिए, बने रहिए। सबसे पहले हम कोण के आधार पर बात करें तो यहाँ पर देखिए आता है एक्यूट ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज। जो एक्यूट ट्रायंगल इसको हम न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में। न्यून कोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज के सभी कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में कि ये जो एंगल है वो 16 डिग्री यानी 60 डिग्री का है, जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। और आप इसे जोड़िएगा तो इसका जो माप होगा वो 180 डिग्री आएगा, जो कि त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज का सभी कोणों का माप जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम नोट में लिखाएंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं, इस तरह से एक्यूट ट्रायंगल को आपने देखा। और इसके बाद और 2 ट्रायंगल है कोण के आधार पर, बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। इसे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आगे देखिए। इसी तरह से हमारा आता है राइट ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समकोण। किसी त्रिभुज में एक कोण का जो माप है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें एक जो कोण है उसका माप जो है वह 90 डिग्री है यानी कि 90 डिग्री है, और शेष जो 2 कोण है उसका एक 30 यानी 30 डिग्री और एक दूसरा 60 यानी कि 60 डिग्री का माप है। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री है तो हम इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री लिखा नहीं गया है, बट आपको जहाँ कहीं भी इस तरह का सिंबल मिले और ये सीधी लाइनें हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज ही मानते हैं। ये इसका एक लिखने का सिंबल है। अगर 90 डिग्री नहीं लिख रहे हैं तो इस तरह से हम ड्रा कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, तो इसे हम 90 डिग्री ही समझते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, उसे भी हम देखते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, जिसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और शेष 2 कोणों का माप जो माप है और उनके जोग यानी शेष जो 2 कोण हैं उनके माप का जोग 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम ऑब्ट्यूस ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे फिगर में कि जो एक कोण का माप है वो 90 डिग्री से बड़ा है, बाकी जो 2 छोटे कोण हैं बचे हुए कोण उनका जो जोगफल है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह से हम ऑब्ट्यूस एंगल को देख पा रहे हैं, अधिक कोण को देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं, यानी कि टोटल 6 त्रिभुज हमने पढ़ा। कुछ 3 जो है वो साइड के बेस पर और 3 जो है एंगल के बेस पर, यानी भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज और कोण के आधार पर 3 त्रिभुज हैं।
तो इस तरह से हम त्रिभुज के बारे में देखें और त्रिभुज के बारे में पढ़ें। इसे सब अच्छा से आप नोट्स बना लीजिएगा और उसे अच्छा से लिख लीजिएगा। जब हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज का जो बना लिए, त्रिभुज जब हम जब त्रिभुज की रचना हो रही थी, जब त्रिभुज बनाया जा रहा था, तो उस समय उसका कुछ नाम दिया गया। जैसे कि जिस चीज़ पर अगर वो त्रिभुज बन रहा है उसे हम आधार बोलेंगे। जैसे ये जो भुजा है इसको हम आधार बोलेंगे, और इस पर जो भुजा खड़ी है उसे हम लंब बोलेंगे, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो इन दो भुजाओं को मिला रहा है उसे हम हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। तो त्रिभुज बनाते समय ये तो कहा गया कि जिस पर आधारित होगा, जिस पर त्रिभुज बनेगा उसे हम आधार बोलेंगे यानी बेस बोलेंगे, और उस भुजा पर जो भुजा लंबवत होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलेंगे, और जो भुजा दोनों भुजाओं को मिलाएगी उसे हम कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया। डाउट यह क्रिएट हो गया कि कुछ लोग इस साइड थे और कुछ लोग इस साइड थे। तो इस साइड वाले बोले कि हम मेरे हिसाब से तो ये त्रिभुज जो है इस भुजा पर बना हुआ है और ये जो सामने वाला भुजा है यह लंब है। बट इस साइड वाले लोग जो बोले कि नहीं, मेरे हिसाब से कि मेरे तरफ ये भुजा है और इसी भुजा पर ये बना हुआ है, हम इसी को आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। तो इस तरह से ये दो मतभेद हो गया दो गुटों में। तो इस मतभेद को सुलझाने के लिए एक शर्त को पास किया गया, जो कि शर्त है, आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। नोट में ये लिखिएगा कि इस तरह से उस डाउट को क्लियर किया गया, उस मतभेद को सुलझाया गया। तो हमारे सामने आया कि इस साइड के लोग भी उनके बात से सहमत थे और इस साइड के लोग भी इनके बात से सहमत थे। इस साइड के लोग बोले कि मेरे हिसाब से तो इस भुजा पर आधारित बना हुआ है तो इसे हम बेस बोलेंगे, और इस साइड के लोग बोले कि इस भुजा को हम बेस बोलेंगे। तो दोनों ने मिलकर के फैसला किया कि ठीक है, एक हम थीटा बनाएंगे। थीटा मतलब कोण का एक माप है, इसका नाम दे दिया गया थीटा। जैसे ये एक कोण है, इसका यह माप है और इसको हम दे दिए थीटा। ये एक कोण है, इसको हमने बोल दिया थीटा 1। अलग अलग माप है तो ये थीटा या थीटा 1। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि थीटा जब मान लिए हम कि इस कोण के लिए हम बात करेंगे, तो इस कोण के लिए बात करेंगे तो सामने वाले इसके जो भुजा होगा ना वो लंब का काम करेगा। और जैसे ही हम एंगल बदल देंगे, अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो इसके सामने वाले भुजा को हम लंब बोलेंगे। और इसी लंब को लेकर मतभेद था, लंब क्लियर हो गया। बाकी आधार तो आधार ही है, और एक जो दोनों भुजाओं को मिला देगा उसे हम कर्ण बोल ही देंगे। तो जब एक चीज़ क्लियर हो गया, लंब किसे हम कहेंगे, तो उसी चीज़ से लेकर यह मैटर को सुलझा दिया गया। और इसी हमारे सामने यह एक कंसेप्ट निकल कर आया कि थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि थीटा जो भी है उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा यह लंब होगा। और इसी को लिख लीजिए आप कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप का योग जो है 180